अभी अभी मेरी सास का कॉल आया था जो मुझसे कह रही थी कि अर्जुन कल ही तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। उसकी नौकरी शहर में लग गई है। ये सुनकर मैं कुछ परेशान सी हुई थी क्योंकि मैं अकेली छोटे से फ्लैट में रहती थी और मेरा पति दूसरे देश गया हुआ था। मैं शहर में रहना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं गांव से आई थी। निकुंज की नौकरी पहले शहर में ही थी। शादी होते ही वो मुझे भी शहर ले आया, लेकिन फिर उसकी कंपनी वालों ने उसे दूसरे देश भेज दिया। मैंने उसे बहुत कहा कि मुझे गांव में वापस भेज दो, मैं अपने मायके में रह लूंगी और ससुराल भी गांव में ही है, इसलिए ससुराल में भी रह लूंगी। लेकिन वो कहने लगा नहीं तो मेरे इसी फ्लैट में रहोगी। पिछले 3 महीने से मैं अकेली ही फ्लैट में रह रही थी। अब तो मेरी आस पड़ोस के लोगों से अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी, दिल भी लग चुका था। लेकिन अपने देवर के आने का सुनकर मैं परेशान हो गई थी। अगर मेरा पति यहाँ होता तो मुझे कोई चिंता न होती, लेकिन देवर का यहाँ मेरे साथ अकेले रहना मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था। लेकिन मैं अपनी सास को मना भी नहीं कर सकती थी। रात को जब निकुंज का फ़ोन आया तो मैंने उन्हें सास की बात बता दी। वो कहने लगे ये तो अच्छी बात है, वो आ जाएगा तो तुम्हारी मुझे चिंता भी नहीं रहेगी। मैंने कहा निकुंज लेकिन मैं कैसे अकेली उसके साथ एक घर में रह सकती हूँ। मेरी बात सुनकर वो गुस्से से उखड़ गया, कहने लगा क्या मतलब है तुम्हारा, वो भाई है मेरा, तुम्हें उससे क्या खतरा हो सकता है। जिस गुस्से और खतरनाक शब्दों से उसने मुझे डांटा था, मैं आगे कुछ बोल ही नहीं पाई थी। फोन काटकर मैं लेट तो गई थी लेकिन नींद आंखों में नहीं आ रही थी। रह रहकर मुझे गुस्सा आ रहा था। अर्जुन का मेरे घर आना और फिर यहीं पर रहना मुझे एक आंख नहीं भा रहा था। जी चाह रहा था कि अभी अपनी सास को फ़ोन करूं और साफ साफ मना कर दूं कि अर्जुन को यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। शहर में होटल भी हैं, वो किसी होटल में रुक सकता है। लेकिन मैं ये बात कह नहीं सकती थी। मेरी परवरिश ही कुछ ऐसी थी कि मैं बड़ों से इस तरह बदतमीजी से बात नहीं करती थी। हालांकि मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा था। मुझे अर्जुन शुरू से ही पसंद नहीं था। निकुंज और मेरी शादी बचपन से एक दूसरे के साथ तय थी। मम्मी ने अपनी सबसे प्यारी सहेली विनीता के बेटे निकुंज से मेरी शादी बचपन में ही तय कर रखी थी। मैं उनको ज़्यादा तो नहीं जानती थी, लेकिन जब भी हमारे घर कोई फंक्शन होता या फिर मम्मी की सहेली के घर कोई फंक्शन होता तो हम सब लोग इकट्ठे हुआ करते थे और मेरी मुलाकात निकुंज से हो जाती थी। वो बहुत ही सुलझे हुए मिजाज का इंसान था, लेकिन अर्जुन उतना ही बातूनी और कुछ लोफर टाइप का लड़का था। लड़कियों से हंस हंस कर बातें करना, उनके आसपास घूमना और खूब हंसी मजाक करना उसकी आदत थी। जो बातें मैंने उसके बारे में गांव की लड़कियों से सुन रखी थी, मैं उसे नज़र भर कर देखना भी पसंद नहीं करती थी। जब हम सब बच्चे जवान हुए और अपनी अपनी पढ़ाई से फ्री हुए, वैसे ही हमारे माँ बाप ने मिलकर मेरी और निकुंज की शादी कर दी। हमारी शादी को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था, सिर्फ 4 महीने ही हमारी शादी को हो पाए थे। निकुंज की एक बात मुझे बहुत अजीब लगी थी। शादी की पहली ही रात निकुंज ने मुझे हाथ नहीं लगाया था। कहने लगे भले ही हमारी शादी बचपन से तय थी, लेकिन हम एक दूसरे को अच्छे से जान नहीं पाए हैं। मैं चाहता हूँ कि पहले हम एक दूसरे को अच्छे से जान लें, समझ लें, तभी हम रिश्ते की शुरुआत करेंगे। मुझे हैरत तो हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने निकुंज की बात मान ली थी। निकुंज शादी के 15 दिन बाद ही मुझे शहर ले गए थे और अभी तक हमारे बीच कोई भी शारीरिक संबंध नहीं बना था। और फिर 15 दिन ही हम शहर में रह पाए थे कि कंपनी की तरफ से निकुंज को विदेश जाना पड़ा। और 3 महीने से निकुंज विदेश में ही थे और मैं यहाँ फ्लैट में अकेली रह रही थी। और आज की खबर ने मुझे अंदर तक बेचैन करके रख दिया था। मेरे देवर अर्जुन का मेरे घर आना, फिर उसके साथ एक ही घर में रहना। नौकरी लग जाने का तो यही मतलब था कि अब कई महीने तक यहीं रहेगा। हो सकता है कि नौकरी पक्की हो जाए तो हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहे। और फिर निकुंज तो 6 महीने से पहले आने वाले नहीं थे। मैं सोच सोच कर परेशान हो रही थी। अगले दिन मैंने उसकी पसंद का खाना बनाया था, क्योंकि मेरी सास ने खास तौर से कहा था कि अर्जुन को राजमा चावल, बूंदी का रायता और कढ़ाई पनीर बहुत पसंद है, इसलिए उसी की पसंद का खाना बनाना। 7 बजे मेरे घर की डोरबेल बजी। मुझे मालूम था कि अर्जुन ही होगा। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो सामने मुस्कुराता हुआ मुझे देख रहा था और बड़े निसंकोच और धड़ल्ले से अपना बैग लेकर अंदर आ गया। कहने लगा तौबा है, ये बस का सफ़र भी थका के रख दिया इसने तो मुझे। 2 दिन तो मैं बस लंबी तान मारकर सोऊंगा। फिर कहने लगा मेरा कमरा कौन सा है। मेरे इस फ्लैट में बस 2 ही तो कमरे थे। मैंने दूसरे कमरे की तरफ इशारा कर दिया। उस कमरे में ज़्यादा फर्नीचर नहीं था। उसने एक नज़र कमरे का जायजा लिया और कहने लगा मैं यहाँ नहीं रह सकता। ऐसा करो तुम यहाँ पर सो जाओ, मुझे तो बेड पर ही नींद आती है। ये कहकर वो बड़े आराम से मेरे कमरे में चला गया। मैं उसे हैरत से देखती रह गई। उस समय मैं उससे बहस करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी कि वो क्या सोचेगा कि भाभी ने आते ही बहस शुरू कर दी।
वो मुझसे बस 1 साल ही छोटा था, लेकिन देखने में जाहिर है अपने कद काठ की वजह से मुझसे बड़ा ही लगता था। मैंने खाना गर्म किया, तब तक वो नहा धोकर आ गया था। अपनी पसंद का टेबल पर रखा इतना सारा खाना देखकर वो खुश हो गया। कहने लगा, तुम्हारे हाथों में तो बहुत ही स्वाद है। मैंने तो खैर पहली बार ही तुम्हारे हाथ का खाना खाया है, क्योंकि शादी के फौरन बाद तो आप शहर आ गई थीं। ये कहने के बाद वो कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, चलो आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बिना किसी झिझक के उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे में ले गया। मैंने गुस्से से कहा, मेरा हाथ छोड़ो। कहने लगा, पहले तुम्हें गिफ्ट तो दिखा दूँ। फिर उसने मुझे एक फैंसी सूट दिया। कहने लगा, ये तुम्हारे लिए। मैंने उसके हाथ से सूट लेकर रख दिया, लेकिन जिस तरह का वो लड़का था, मैंने यही सोचा था कि मुझे इससे दूरी बनाकर रखना चाहिए। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी को किस नर्क में डाल लिया है। रात को अर्जुन कमरे में ही सोया था और मुझे ही ड्राइंग रूम के सोफे पर सोना पड़ा था। मैंने सोचा तो यही था कि अगले दिन उससे कह दूंगी कि मुझे अपने कमरे की आदत है। अगर उसे मुश्किल है तो वो सोफे हॉल में रखकर ड्राइंग रूम को ही अपना कमरा बना ले। पता नहीं उसे कब तक रहना था। लेकिन सुबह जब मैं सोकर उठकर बाहर आई तो वो जा चुका था। लेकिन दोपहर को वो बड़ा खुशी खुशी घर में दाखिल हुआ। कहने लगा, मेरी नौकरी पक्की हो गई है, कल से ज्वाइन करूंगा। ये कहकर वो बड़े लोफर अंदाज से सोफे पर बैठ गया और सामने रखी टेबल पर उसने अपने पाँव रख लिए। कहने लगा, बहुत थक गया हूँ, 1 कप चाय बना दो। मैं उसकी बड़ी भाभी थी, लेकिन आप जनाब का कोई भी शब्द इस्तेमाल नहीं करता था। मैंने उसे चाय बनाकर दे दी और कहा कि मुझे अपने कमरे की आदत है, इसलिए तुम ड्राइंग रूम को ही अपना कमरा बना लो। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी इस बात का वो इस तरह का जवाब भी दे सकता है। कहने लगा, अगर तुम चाहो तो हम एक ही कमरा एडजस्ट कर सकते हैं। और ये सुनकर तो मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। मैंने गुस्से से उसे देखा तो वो हंसने लगा। कहने लगा, मजाक कर रहा था। मैं उठकर किचन में जाने लगी तो मुझसे कहने लगा, वैसे तुम गुस्से में बहुत ही खूबसूरत लगती हो। सच्ची, जब गुस्से के मारे तुम्हारे गाल और नाक लाल हो जाती है तो जी चाहता है कि इन्हें। बात अधूरी ही छोड़कर वो शरारत से मुस्कुराने लगा था। मैं जानती थी कि वो इस टाइप की बातों का आदी है, चाहे सामने वाला उसकी बातों से परेशान ही क्यों ना हो। लेकिन वो बाज नहीं आता था। मैं रात का खाना बना रही थी और वो हॉल में बैठा टीवी देख रहा था। लेकिन जिस तरह की वो इंग्लिश मूवी देख रहा था, आवाज़ें मुझे किचन के अंदर तक सुनाई दे रही थीं। उसकी बाहियात और बेशर्मी पर मेरा जी चाहा कि उसे खरी खरी सुना दूं कि उसे तमीज़ नहीं है, घर में उसकी भाभी मौजूद है। लेकिन मैं चुप रही, कुछ कह न सकी। रात का खाना बनाकर मैं अपने कमरे में चली गई। कमरे का हाल देखा तो मेरा सर घूम कर रह गया था। जी चाहा कि अपना सर पीट लूं। पूरे कमरे में उसके कपड़े बिखरे पड़े थे, कहीं तौलिया, कहीं जूते, कहीं जुराबें। मैं जितनी सफाई पसंद थी वो उतना ही गंदगी पसंद इंसान था। मैंने उसके सारे कपड़े उठाए और धोने के लिए मशीन में डाल दिए। उसका बैग बंद किया और बाहर हॉल में रख दिया। अगले ही दिन उसने कमरे में बेड लाकर डाल लिया था। मैं अर्जुन के घर आने से पहले ही खाना बनाकर अपने कमरे में जाकर कमरे का दरवाज़ा लॉक करके बैठ गई थी कि जब ये खाना खाकर सो जाएगा तभी कमरे से बाहर निकलूंगी। जितना मेरा उससे कम सामना होगा वही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो एक नंबर का बदतमीज इंसान था। लेकिन मुझे हैरत उस समय हुई जब उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू कर दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो कहने लगा, खाना तो टेबल पर लगा दो, कब से भूख लगी है और तुम हो कि तुम्हें एहसास ही नहीं है कि कोई भूखा प्यासा बाहर बैठा है। मैंने कहा, सब कुछ तो तैयार है, तुम प्लेट में डाल लो और खा लो, ये तो तुम खुद भी कर सकते हो। मेरी बात सुनकर वो ना में गर्दन हिलाने लगा और कहने लगा कि कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ, लेकिन। ये कहकर वो फिर से मुस्कुराने लगा। उसकी ये अर्थपूर्ण मुस्कुराहट मुझे जहर लगती थी। और फिर मेरे थोड़े करीब होकर कहने लगा, मुझे आदत नहीं है इन कामों की, इसलिए तुम्हें तकलीफ तो होगी, लेकिन ये सारे काम तुम्हें ही करने पड़ेंगे। चलो जल्दी से आओ और खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने उसे गुस्से से देखा और किचन में चली गई। खाना गर्म किया और टेबल पर लगा दिया। मैं उसके सामने बैठकर खाना नहीं चाहती थी, इसलिए अपनी प्लेट लगाई और अपने कमरे में जाने लगी। तो वो कहने लगा, ये क्या बात हुई, यहाँ मेरे सामने बैठकर खाना खाओ, मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊँगा। वैसे भी मैं वेजिटेरियन हूँ और इसलिए तुम अपने आप को सुरक्षित महसूस करो कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। ये कहकर वो जोर से कहकहा लगाकर हंस पड़ा था। कहने लगा, भाभी हो तुम मेरी, लेकिन ना मुझसे बात करती हो और ना कुछ कहती हो। मैं तो बहुत बोर हो चुका हूँ। मुझे तो लगता है कि भाई भी दूसरे देश इसीलिए भाग गए हैं क्योंकि तुम उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार रखती होगी, तभी तो जान छुड़ाकर चला गया है मेरा भाई। उसकी इस तरह की बातों को सुनकर मेरी बर्दाश्त अब खत्म हुई थी। मैंने कहा, तुम अपने काम से काम रखो तो ज़्यादा अच्छा है, तुम्हें खाना मिल रहा है, बस वो खाया करो।
मैं कहाँ बैठी हूँ, क्या करती हूँ, क्या नहीं करती, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे गुस्से से बोलते देखकर वो फिर से हंसने लगा। कहने लगा, यूं मत बात किया करो। मैंने ये बात तुम्हें पहले भी बता रखी है कि गुस्से में तुम कुछ ज्यादा ही अच्छी लगने लगती हो। काश के निकुंज की जगह मैं होता तो मैं ही तुम्हारे साथ। उसकी बात सुनकर मुझे आग सी लग गई थी। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? वो कहने लगा, कैसी शर्म? जानती हो देवर भाभी में कैसे कैसे मजाक और बातें चलती हैं। लेकिन तुम तो शायद बहुत ही बोर किस्म की लड़की हो। जरा मेरे साथ वक्त गुजारा करो तो तुम्हें भी अंदाजा हो जिंदगी कितनी हसीन है। ये कहकर वो एक के बाद एक रोटी का निवाला मुंह में डाल रहा था। मैं बस उसे हैरत से देख रही थी। मैंने कहा कि मैं निकुंज से तुम्हारी बात करती हूँ, वही तुम्हें तमीज सिखाएगा कि भाभी से कैसे बात करते हैं। मुझे लगा था कि मेरी इस बात पर वो अपना व्यवहार थोड़ा ठीक कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। उसे तो जैसे किसी बात की परवाह ही नहीं थी। मैंने फ़ोन पर निकुंज को अर्जुन के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन निकुंज भी अजीब इंसान था। कहने लगा, तुम गलत सोचती हो, वो ऐसा नहीं है। उसे अपने भाई पर न जाने क्यों इतना भरोसा था। एक शाम जब अर्जुन ऑफिस से घर आया तो कहने लगा, सुनो, मेरे सर में बहुत तेज दर्द है। ऐसा करो, तुम मेरे सर की हल्की हल्की मसाज कर दो, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगा। मुझे उसकी बात पर गुस्सा आ गया। वो तो ऐसे हक जताकर बात करता था जैसे वो मेरा पति हो और मैं उसकी पत्नी हूँ। आज तक उसने कभी मुझे भाभी कहकर नहीं बुलाया था। मैंने कहा, तुम कोई पेन किलर खा लो और थोड़ी देर बाद खाना खा लेना, जब सर का दर्द रुक जाए तब। लेकिन वो भी जिद पर आ गया। कहने लगा, नहीं, तुम ही मेरे सर की मसाज करोगी तभी मेरे सर का दर्द ठीक होगा और मैं तभी खाना खाऊंगा, नहीं तो मैं भूखा ही सो जाऊंगा। मजबूरन मैं उसके कमरे में तेल की शीशी लेकर चली गई और उसके सर पर तेल से हल्की हल्की मसाज करने लगी। वो बेड पर लेटा हुआ था और मैं उसकी दूसरी साइड पर बैठी उसके सर की मसाज कर रही थी। वो मुझे एकटक देखे जा रहा था। एक दो बार मेरी नज़रें उसकी नज़रों से टकराईं तो उसकी आंखों में बेशुमार शरारत भरी हुई थी। मुझे उसके इस तरह देखने पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, तुम आराम से मसाज करवाओ और अपनी आंखें नीची रखो, मुझे यूं घूर घूर कर क्या देख रहे हो? मेरी बात सुनकर वो जोर से हंस पड़ा। कहने लगा, देख रहा हूँ तुम कितनी मासूम और प्यारी हो, तुम्हें देखते ही मेरा दिल मेरे बस में नहीं रहता। मैंने गुस्से से तेल की बोतल वहीं रखी और कमरे से निकलने लगी। पीछे से मुझे उसकी हंसी सुनाई दी थी। कहने लगा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो नाराज हो गई। मसाज तो कर दो, सच में बहुत मजा आ रहा था। लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी और कमरे से बाहर निकल आई। दरवाजा बंद करने से पहले कहा कि खाना टेबल पर लगा है, खा लेना, मैं सोने जा रही हूँ। मैं अपने कमरे में आकर दरवाजे का लॉक लगाकर अपने बेड पर लेट चुकी थी। हालांकि मेरे कान बाहर की तरफ ही लगे हुए थे। पता नहीं वो खाना खाएगा भी या ऐसे ही भूखा सो जाएगा। मुझे उससे लाख चिढ़ सही, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि वो भूखा सोए, इसलिए मेरे कान बाहर की तरफ लगे हुए थे। लगभग आधे घंटे के बाद ही मुझे बाहर बर्तनों के खटकने की आवाज़ें आने लगी थीं और मेरे दिल को सुकून आ गया था और मैं आराम से सो गई थी। रात का न जाने कौन सा पहर था कि मुझे कुछ अजीबोगरीब सा शोर सुनाई दिया था। इसी शोर की वजह से मेरी आँख खुली थी। मुझे लगा जैसे मेरे कमरे की बालकनी में कोई मौजूद है। मुझे किसी के चलने की आहट साफ सुनाई दे रही थी। मैं एकदम हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। मैंने कांपते हाथों से पर्दा हटाकर देखा तो वहाँ दो आदमी मौजूद थे। दोनों के ही हाथों में पिस्तौल थी। मेरा दिल धक से रह गया था, यानी कि हमारे घर में चोर घुस आए थे। चोर मेरे कमरे की बालकनी में थे और मेरी बालकनी का दरवाज़ा मेरे कमरे में खुलता था और चोर कमरे के दरवाजे के ठीक सामने खड़े हुए थे। वो कुछ ही पल के अंदर दरवाज़ा खोल कर अंदर आ सकते थे। मुझे याद नहीं था कि दरवाजे का गेट अंदर से लॉक है या खुला हुआ है, और मेरे पास इतना समय भी नहीं था कि मैं जाकर दरवाज़ा चेक करती। अगर मैं दरवाजे तक पहुंचती तब तक वो लोग अंदर आकर मुझे दबोच सकते थे। मैंने भलाई इसी में जानी कि मैंने जल्दी से रूम का दरवाज़ा खोला और बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। कमरे से बाहर निकलने से पहले मैंने कमरे को बाहर से लॉक कर दिया था, लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी, क्योंकि हमारे कमरे में खिड़की थी और उस खिड़की को अंदर से खोलकर कमरे की कुंडी को बाहर से आसानी से खोला जा सकता था। मैं हड़बड़ाहट में अर्जुन के कमरे के दरवाजे को खटखटाने लगी। वो भी शायद गहरी नींद से जागा था। मुश्किल से ही आंखें खोलकर मुझे हैरत से देखने लगा। मेरे चेहरे की बदहवासी देखकर मुझसे पूछने लगा, क्या हुआ है? मैं फौरन से उसे पीछे हटाकर उसके कमरे में आ गई। मैंने जल्दी से उसके कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और कुंडी भी लगा दी। और ये सब देखकर वो बहुत हैरान था। मेरी हालत ठीक नहीं थी। डर की वजह से शब्द मेरी जबान से नहीं निकल रहे थे। मैंने मुश्किल से कहा कि मेरे कमरे में चोर।
मेरी बात अभी यहीं तक पहुंची थी कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी और ये सुनकर तो मेरी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई थी। अपने कमरे की दस्तक की आवाज़ सुनकर अर्जुन भी घबरा गया था, लेकिन मेरी हालत तो ये थी कि मेरा दिल ही धड़कना बंद हो गया था। और फिर मैं नहीं जानती थी क्या हुआ कि डर के मारे मैं उसके सीने से लग गई और उसकी कमर को दोनों हाथों से जकड़ लिया। मैंने कहा, बाहर चोर हैं, ये लोग मेरे कमरे में थे, मुझे डर लग रहा है। डर के मारे मुझे लग रहा था कि शायद मेरी जान ही निकल जाएगी। मुझे अपनी इस गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं कसकर अर्जुन की कमर को जकड़े हुए थी और उसके सीने से लगी डर के मारे कांप रही थी। शायद मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। कमरे में दोबारा से दस्तक होने लगी। बाहर जो भी था वो कहने लगा कि दरवाज़ा खोलो। मैंने अर्जुन से कहा कि दरवाज़ा मत खोलना, ये हम दोनों को मार डालेंगे। मैंने उनके हाथों में पिस्टल देखी है। मैं उसके सीने से लगी ये सब कह रही थी। वो मुझसे कहने लगा कि तुम परेशान मत हो, ये लोग अंदर नहीं आ सकते, दरवाज़ा लॉक है। उसने मुझे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन मैं डर के मारे उसके सीने से लगी खड़ी रही। वो मुझे अपने साथ लगाए बेड तक ले आया, फिर मुझे बेड पर बिठाया, खुद भी मेरे बराबर बैठ गया। कहने लगा, डरो मत, मैं हूं ना। दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई थी। इस बार बहुत ही तेज आवाज में एक आदमी ने कहा कि दरवाजा खोलो, वरना हम दरवाजा तोड़ देंगे। ये सुनकर मैं उसका हाथ अपने दोनों हाथों में जकड़ लिया। शायद हमारी किस्मत ही खराब थी कि हम दोनों का फोन ही हमारे पास नहीं था। मैं बदहवासी से भागते हुए अपना फ़ोन अपने कमरे में ही छोड़ आई थी और अर्जुन ने अपना फ़ोन बाहर हॉल में चार्जिंग पर लगाया हुआ था। क्योंकि अर्जुन के कमरे में बोर्ड तो था, लेकिन फ़ोन रखने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए सोने से पहले अर्जुन अपना फ़ोन हॉल में ही चार्जिंग पर लगा देता था। मैंने कहा, तुम बाहर नहीं जाओगे। वो कहने लगा, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मेरा हाथ छोड़ो। ये कहकर उसने अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ा लिया। उसके बाद उसने एक ड्रॉल से पिस्टल निकाली और ये देखकर तो मेरा दिल सीने में जैसे थम सा गया था। मुझे ये डर लगने लगा कि कहीं वो आपस में भिड़ न जाएं, कहीं वो लोग उसे ही गोली न मार दें। फौरन से उठकर मैं अर्जुन के पास आ गई। मैंने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? कहने लगा, मैं कोई बुज़दिल थोड़ी हूँ, उनका मुंह तोड़ना अच्छे तरीके से जानता हूँ, बस तुम कमरे से बाहर मत निकलना। मैं रोने लगी और उससे कहने लगी कि भगवान के लिए तुम कहीं मत जाओ, ये न हो कि वो तुम्हें मार डालें। वो कहने लगा कि तुम परेशान मत हो, अगर हम यहाँ कमरे में भी बैठे रहे तब भी वो लोग कमरे का दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाएंगे, इसलिए हमें हिम्मत से काम लेना होगा। मुझे लड़ना भी आता है और गोली चलानी भी आती है। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। तभी मुझे बाहर बहस की और चीख पुकार की आवाज़ें आने लगी थीं। मेरा दिल डर की वजह से थर थर काँप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग आपस में लड़ रहे हैं और मेरा दिल अंदर ऐसे धड़क रहा था जैसे किसी बेलगाम घोड़े की तरह भाग रहा हो। मेरे होंठ सफ़ेद पड़ चुके थे, मेरी रंगत फीकी पड़ गई थी। मैं दोनों मुट्ठियां भींचे बेड पर बैठी हुई थी और बुरी तरह से काँप रही थी कि कहीं अगर अर्जुन को कुछ हो गया तो वो लोग मेरे साथ भी न जाने क्या करेंगे। डर के मारे मेरी हालत ख़राब होने लगी थी। मुझे लगा जैसे मेरा दम घुट रहा है और तभी मुझे गोली के चलने की आवाज़ आई थी। मैं नहीं जानती थी कि कब और कैसे, लेकिन मैं होश की दुनिया से बेगानी हो चुकी थी। शायद डर के मारे मैं बेहोश हो चुकी थी। मेरी आंखें चिड़िया के चहचहाने से खुली थी। एकदम ही मैं उठकर बैठ गई तो देखा कि मैं अर्जुन के बिस्तर पर लेटी हुई थी। मेरे बाल भी बिखरे हुए थे, लेकिन मैं अकेली ही उसके कमरे में थी। एकदम तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं उसके कमरे में आई कैसे, लेकिन फिर रात वाला हादसा मुझे याद आने लगा और जिसे याद करते ही मेरे होश उड़ गए थे। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि बाहर हुआ क्या था। मैं फौरन से उसके कमरे से बाहर आई तो बाहर अर्जुन सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था और उसके बाजू में पट्टी बंधी हुई थी और सर पर भी जख्म का निशान था। ये देखकर मैं उसके पास आ गई। मैंने कहा, तुम यहाँ और वो लोग? अर्जुन कहने लगा, उनको पुलिस पकड़ के ले गई है, वो पुलिस की हिरासत में हैं। और ये कहकर वो मुझसे नजरें चुराने लगा था। मैंने कहा कि तुम्हारे बाजू पर क्या हुआ है? वो कहने लगा कि लड़ाई के दौरान उन लोगों ने मुझ पर गोली चलाई थी, लेकिन वो मेरे बाजू से छूकर गुजरी थी, इसलिए मैं हॉस्पिटल से पट्टी करवा कर आया हूँ। तुम शायद बेहोश हो गई थी, इसलिए तुम्हें किसी चीज़ की खबर नहीं थी, लेकिन अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। वो मुझसे नजरें चुराए बातें कर रहा था। मैंने भी भगवान का धन्यवाद किया कि चलो अर्जुन को कुछ नहीं हुआ और वो लोग पुलिस की हिरासत में पहुंच गए थे। लेकिन उस दिन के बाद से मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। पता नहीं क्यों अर्जुन भी चुप चुप सा रहने लगा था। अब वो पहले जैसी शरारतें, बात बात पर हंसना, मेरे साथ मजाक करना बिल्कुल बंद कर चुका था। अर्जुन को मैं जैसा समझती थी वो वैसा नहीं था।
और अब तो काफ़ी संजीदा सा हो गया था। मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं करता था। पता नहीं क्यों, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सिगरेट भी पीने लगा था। मैं उसके सामने खाना रखती तो वो किसी गहरी सोच में गुम रहता। मेरे 2-3 बार याद दिलाने पर खाना खाता था। इस बात को 1 महीना गुजरा था कि मेरी तबीयत खराब सी रहने लगी थी। और एक दिन तो मुझे इतनी जोर का चक्कर आया कि मैं लहराकर नीचे गिरने ही वाली थी कि अर्जुन ने मुझे अपनी बाहों में संभाल लिया था। अगर अर्जुन मुझे सहारा न देता तो मेरा सर टेबल में जाकर लगता और मैं बुरी तरह जख्मी हो चुकी होती। अर्जुन ने मुझे सहारा देकर सोफे पर बिठाया और कहने लगा, तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो, अपना ख्याल रखो। देखो कैसी रंगत एकदम फीकी सी पड़ गई है। शायद कमजोरी की वजह से तुम्हें चक्कर आ गया है। अर्जुन ही मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया था, लेकिन डॉक्टर के कमरे में मैं अकेली ही गई थी। उसने कुछ टेस्ट लिख कर दिए। उसकी रिपोर्ट भी फौरन आ गई थी, लेकिन जैसे ही वो रिपोर्ट सामने आई उसने मेरे होश उड़ा दिए थे। डॉक्टर कहने लगी कि तुम प्रेग्नेंट हो, और ये सुनकर तो मैं चक्कर खाकर रह गई थी। मेरा पति तो पिछले 3-4 महीने से मेरे साथ ही नहीं था, और सबसे बड़ी बात तो मेरे पति ने तो मुझे आज तक हाथ भी नहीं लगाया था। तो इसका साफ मतलब था कि अर्जुन ने ही मेरे साथ, मगर कब और कैसे मुझे तो बिल्कुल याद नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका था। मैं सोच सोच कर परेशान थी कि उसने मेरे साथ ऐसा कब किया, क्योंकि ना तो मैं किसी नशे की दवाई ले रही थी, ना ही मुझे कोई ऐसी नशीली चीज़ खिलाई गई थी। फिर मैं प्रेग्नेंट। मुझे याद आने लगा कि जिस दिन हमारे घर चोर घुस आए थे मैं बेहोश हो गई थी, और उसी के बाद से अर्जुन का रवैया भी बिल्कुल बदल गया था। वो कुछ खोया खोया सा रहने लगा था और बिल्कुल चुप सा हो गया था। कहीं उसी रात तो अर्जुन ने मेरे साथ, और इस सोच ने तो मेरे होश गुम कर दिए थे। उसने मेरी बेहोशी का नाजायज फायदा उठाया था, वो भी ऐसे वक्त पर जब मुझे उसके सहारे की जरूरत थी। मैंने अपने बहते आंसू पोंछे और डॉक्टर के कमरे से बाहर आ गई। वो सामने ही बैठा हुआ था। मुझे देखकर मेरे पास आ गया और कहने लगा, क्या हुआ, डॉक्टर क्या कह रही है। मैं उसे क्या जवाब देती। मैंने उससे कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा कि घर जाकर उससे पूछूंगी कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं उसके भाई की पत्नी थी, उसे शर्म आनी चाहिए थी ऐसा सब कुछ करते हुए। लेकिन घर आकर तो मेरे होश उड़ गए थे। सामने ही निकुंज खड़े मुस्कुरा रहे थे। कहने लगे, कैसा लगा मेरा सरप्राइज। मैं देखकर दंग रह गई थी। मेरा दिल धक से रह गया था। लेकिन मैंने देखा कि निकुंज को देखकर अर्जुन कुछ ज्यादा ही परेशान सा हो गया था। मैं निकुंज के पास चली आई। उस समय इस कदर अंदर से दुखी और टूटी हुई थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं निकुंज के साथ लगकर रोने लगी कि उन्हें कैसे बताऊं कि उनके भाई ने मुझे बर्बाद कर दिया है। मैं तो मुश्किल समय में उसके पास इसलिए गई थी कि मुझे लगा था वो मुझे पनाह देगा, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो मुझे बर्बाद करके रख देगा। निकुंज मेरा सर सहलाने लगे और कहने लगे, मैं आ तो गया हूँ, तुम्हें तो खुश हो जाना चाहिए, रो क्यों रही हो। लेकिन अगले ही पल जो हुआ, ऐसा लगा कि जमीन आसमान मेरी आंखों के नीचे एक हो गए हों। क्योंकि थोड़ी देर में अर्जुन भी निकुंज के करीब आ गया, लेकिन उसके बाद जो हरकत उसने की, मैं दंग रह गई थी। उसने मेरा बाजू पकड़ा और एक झटके से मुझे निकुंज से अलग कर दिया। ये देखकर निकुंज भी हैरान हुए थे। मुझे निकुंज से पीछे करके अर्जुन कहने लगा, दूर रहो इससे। अर्जुन के बोलने का अंदाज बहुत ही सख्त था। निकुंज के माथे पर बल पड़ गए। कहने लगे, ये क्या बदतमीजी है, ये तुम क्या कह रहे हो, तुम ऐसी हरकत कर भी कैसे सकते हो। और उसके बाद जो बात अर्जुन ने कही, मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। कहने लगा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये मेरी पत्नी है, तुम्हारी नहीं, और ये बात तुम्हें भूलनी नहीं चाहिए। इसलिए तुम मेरी पत्नी को अपने आप से दूर ही रखो, उसके करीब जाने की कोशिश भी मत करना। अर्जुन के मुंह से ये शब्द सुनकर मैं हैरत से कभी अर्जुन को तो कभी निकुंज का मुंह देख रही थी। अर्जुन के मुंह से ये बात सुनकर मुझे लगा था कि शायद निकुंज उसका गला ही दबा देंगे, लेकिन निकुंज ने तो कुछ भी नहीं कहा था, बल्कि निकुंज के चेहरे पर एक मायूसी सी फैल गई थी। अर्जुन कहने लगा, याद है ना, जब फेरे हुए थे उस समय चेहरे पर सेहरा डालकर तुम्हारी जगह मैंने फेरे लिए थे। पंडित जी ने शादी के जितने भी मंत्र और विधि विधान किए थे वो सब मेरे और मिताली के लिए किए थे। उस समय मिताली का हाथ मेरे हाथ में था, आपके हाथ में नहीं। तुमने तो मिताली से शादी करने से मना कर दिया था। हाँ, ये अलग बात है कि उस समय मैंने ये सब तुम्हारे कहने पर किया था, क्योंकि तुम्हें मिताली पसंद नहीं थी। तुम विदेश जाना चाहते थे और वहीं की लड़की तुम्हें पसंद थी और उसी से तुम शादी करना चाहते थे, और जिसकी खातिर तुम हिंदुस्तान छोड़कर वहां चले गए थे। यही कहा था ना तुमने कि अभी फिलहाल के लिए तुम मिताली से शादी कर लो, क्योंकि तुम वापस नहीं लौटोगे, और जैसे ही कुछ साल गुजरेंगे तो तुम दुनिया के दिखाने के लिए मिताली को तलाक दे दोगे। ये ड्रामा भी खत्म हो जाएगा और मिताली तुम्हारी हो जाएगी।
फिर तुम चाहो तो बाद में मिताली से सबके सामने शादी कर लेना। मुझे ये बताओ कि तुम वापस क्यों आए हो? तुम्हें तो एक विदेशी लड़की से प्यार था और तुम उसी से शादी करने वाले थे। फिर तुम अकेले वापस क्यों आए हो? तुमने उस लड़की से शादी क्यों नहीं की? मैं तो ये सब सुनकर अपना गम भूले बैठी थी। ये सब मैं क्या सुन रही थी? निकुंज कहने लगे, मुझे उस लड़की ने धोखा दिया है। मैं वापस लौट आया हूँ, इसलिए तुम अब मिताली को तलाक दे दो, मैं इससे शादी कर लूँगा। ये सुनकर मुझे लगा जैसे मैं कोई खिलौना हूँ। मैंने कहा, मुझे बताए बगैर कौन से खेल खेले हैं आप दोनों भाइयों ने मेरे साथ? एक दुनिया के सामने मुझसे शादी करता है क्योंकि उसकी माँ ने बचपन से मुझे उसके नाम के साथ बांधे रखा था, और फिर मुझे छुए बिना ही इंतजार क्या कहकर दूसरे देश चला जाता है। फिर दूसरा भाई आकर मेरे साथ वक्त गुजारता है, बिना मुझे बताए मेरे साथ रिश्ता बनाता है। मैं तो ये तड़प रही थी कि देवर की हवस की निशानी अपने शरीर में लिए अस्पताल से वापस आई हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ कौन सा घिनौना खेल खेला गया है। ये बात सुनकर तो अर्जुन और निकुंज दोनों ही हैरान हो गए थे। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अपने पर्स से रिपोर्ट निकाल कर उन दोनों के मुंह पर दे मारी। निकुंज कहने लगे, ये तुमने क्या किया है? तुम्हें शर्म नहीं आई? अर्जुन के शब्द और भी तेज हो गए। कहने लगा, ये मेरी पत्नी है, इसलिए मुझे अपने किसी भी काम पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। ये अलग बात है कि जब मैंने मिताली के साथ फेरे लिए थे उस समय मेरे दिल में मिताली के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन अब मैं मिताली से मोहब्बत करने लगा हूँ और उसके बगैर जीने की सोच भी नहीं सकता। ये कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और घर से बाहर ले आया। मैंने कहा, छोड़ो मेरा हाथ, मुझे तुम्हारे साथ भी नहीं रहना। तुमने धोखे से मुझसे शादी की और फिर मेरी बेहोशी का नाजायज फायदा भी उठाया। लेकिन अर्जुन ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मुझे गांव ले आया। अर्जुन ने ही मेरी सास और मेरे माँ बाप को सारी हकीकत बताई थी। सारी हकीकत जानकर सब लोग हैरान रह गए थे। सबने निकुंज और अर्जुन को बुरा भला कहा था। निकुंज से तो मेरी सास ने बात करना ही बंद कर दिया था। निकुंज भी गांव नहीं आए थे, वो अपने उसी फ्लैट में रहकर वहीं कोई नौकरी करने लगे थे। इधर अर्जुन मेरा बहुत ख्याल रखता था, मेरी हर चीज़ का ख्याल रखता, लेकिन मैं उसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। वो मेरी किसी भी बात का बुरा नहीं मानता था, मेरा ख्याल रखता रहा। लेकिन 6 महीने बाद ही मैंने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। बच्चे ने समय से पहले ही जन्म ले लिया था, इसीलिए वो जिंदा नहीं था। मैं जब से शहर से गांव आई थी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, ठीक से खाना भी नहीं खाती और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी। शायद यही वजह रही होगी कि मैंने बच्चे को समय से पहले ही जन्म दे दिया था। जैसे ही मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, अर्जुन मुझे शहर के एक सबसे अच्छे हॉस्पिटल में लेकर आया था। मेरी हालत भी ठीक नहीं थी और जब मेरी तबीयत थोड़ी संभली तो अर्जुन ने एक डीएनए रिपोर्ट मेरे सामने रख दी, जिससे ये साबित हुआ कि ये बच्चा उसका नहीं है। कहने लगा, जिस रात वो डाकू आए थे उन्होंने मेरे बाजू पर गोली मारी और मेरे सर पर पिस्टल का बट मारा और मैं बेहोश हो गया था। मैं नहीं जानता था कि फिर क्या हुआ था, लेकिन जब मुझे होश आया तो वो दोनों घर से जा चुके थे। कमरे का दरवाज़ा टूटा हुआ था और जब मैं कमरे में आया तो तुम्हारी हालत देखकर मैं समझ गया था कि वो तुम्हारे साथ गलत हरकत कर चुके हैं। तुम बहुत ही गलत हालत में बेड पर लेटी हुई थी। मैंने ही तुम्हारे कपड़े ठीक किए थे। जब तुम्हारी रिपोर्ट मैंने देखी तो मुझे यही ठीक लगा कि मैं तुम्हें अपना लूं, क्योंकि तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं था। जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था। मैं पथराई हुई आंखों से कभी उसे देख रही थी तो कभी उस रिपोर्ट को। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं चीख मार मार कर रोऊं या फिर भगवान का धन्यवाद करूं, जिसने अर्जुन के रूप में मुझे इतना अच्छा पति दिया था। मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले। मुझे रोता देखकर अर्जुन मेरे करीब आ गया। उसने अपने हाथों से मेरे आंसू साफ किए और मेरा सर अपने कंधे पर टिका लिया। अर्जुन का स्पर्श पाते ही मैं और भी तड़प तड़प कर रोने लगी थी। मैंने कहा, अर्जुन मुझे माफ़ कर दो, मैं तो तुम्हें बहुत ही नीच इंसान समझ रही थी, लेकिन तुम्हारी जैसी महानता तो मैंने आज तक किसी में नहीं देखी। मेरी वजह से आज तक तुम्हें बहुत दुख पहुंचा है, मुझे माफ़ कर दो अर्जुन। अर्जुन धीरे धीरे मेरी पीठ को सहला रहा था। कहने लगा, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैंने कभी तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं सोचा। मुझे पता था जो तुम्हारा व्यवहार मेरे साथ है वो नेचुरल है। कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकती थी जो तुम्हारे साथ हुआ था। मैंने सुकून से आंखें मूंद ली थीं। मेरे दिल में अर्जुन के लिए ढेर सारा प्यार उमड़ आया था। घर आने के बाद अर्जुन ने मेरी बहुत देखभाल की थी। धीरे धीरे मेरी तबीयत संभल गई थी और मैंने उसके बाद खुशी खुशी अर्जुन को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि लोग हमारे प्यार की मिसाल देते हैं। अर्जुन की हमराही में मैं बहुत खुश हूँ और खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हूँ।
तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। कहानी को लेकर अपनी राय ज़रूर देना दोस्तों, जिससे कि हमें पता लगे कि आप लोगों को हमारी कहानी पसंद आती है या नहीं। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।